हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूँ आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए एपिसोड में। अब तक हमने काफी ऐसे रिसर्चर्स के साथ बात करी जो अपना रिसर्च शेयर कर रहे हैं, जो बताते हैं लिंग परिवर्तन के बारे में, सीमन रिटेंशन के बारे में, कैसे पोर्नोग्राफी एक टूल है इल्यूमिनाटी का, सीक्रेट सोसाइटीज का टू अफेक्ट द मास। और इसी के चलते हमने बात की थी परवीन सर से कि क्यों ये टाइम एसेंशियल का है, क्यों ये समय युग परिवर्तन का है। तो उस वीडियो पे भी बहुत ज्यादा लाइक आई, बहुत ज्यादा वो अच्छी गई। तो सबसे पहले आपको बहुत थैंक यू, आपने उसे इतना प्यार दिया। और आज फिर हमारे साथ प्रवीण सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा सर आपका, आज आपने दोबारा आकर इस पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। थैंक यू। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी से, इन चीजों से जुड़े हैं, इसका बेसिस होगा कॉन्शियसनेस क्या है, चैतन्य क्या है। जो एक क्या डिबेट का टॉपिक रहता है हमेशा कि क्या लाइफ कॉन्शियसनेस है, या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है, और कैसे लॉ ऑफ वन को हम लेमन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। तो सबसे पहले से मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कॉन्शियसनेस है क्या? क्या ये कोई एक मटेरियल थिंग है, बॉडी के अंदर कोई प्रेजेंट है, जैसे कोई पीनियल ग्लैंड है, या क्या है? तो बेसिकली लेमन टर्म से कॉन्शियसनेस क्या होती है? एक्चुअली ये एक ऐसा शब्द है जो डिफरेंट सर्कल्स में डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जांपल लेमैन भाषा में हम कहते हैं कोई बच्चा मान लो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि बच्चा स्टेज पे कॉन्शियस हो गया। ठीक है, या वो अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, वो कॉन्शियसलेस हो गया, बेहोश हो गया, तो हम कहते हैं उसमें कॉन्शियस चली गई। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जानना चाहते हो स्पिरिचुअल टर्म में इस शब्द मीनिंग क्या है। ये तो अलग अलग तरह के शब्द हैं। स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शियसनेस बहुत वाइडली यूज टर्म है, और एक्चुअली कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। तो ये जगत प्रकट होता है जिसको हम जगत मानते हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन इज नथिंग मोर देन दैट, इट्स जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम जो रियलिटी को परसीव करते हैं, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस सपोज एक शीशा है या एक चश्मा है, तो वो छोटा सा है, तो हम उससे अपनी रियलिटी को परसीव करते हैं। जैसे जैसे चश्मा बड़ा होता जाता है, हमारी रियलिटी ब्रॉड होती जाती है, और जब हमारी रियलिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम ईश्वर की को समझ सकते हैं, तो हमारा योग हो जाता है। इसीलिए इस सब भाषाओं में चेतना या कॉन्शियसनेस शब्द का बहुत यूज हुआ है। और पिछली बार आपने क्वेश्चन पूछा था, मुझे अब याद आया है, आपने पूछा था क्या हमारे ऋषियों ने को नहीं पता इस बारे में, या शायद इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो महर्षि अरविंदो ने एक शब्द यूज किया था, सुपर कॉन्शियसनेस। उन्होंने बोला कि इवोल्यूशन में हम अब कॉन्शियस हैं, और नेक्स्ट स्टेप ह्यूमैनिटी का सुपर कॉन्शियसनेस है ना। तो जब हमारी रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, और अगर हमारा चश्मा बड़ा हो जाता है, हमारा विजन ब्रॉड हो जाता है, तो हमारी रियलिटी भगवान कृष्ण की तरह हो सकती है। He was a super conscious being. So, आपने ये बहुत अच्छी तरह समझाया सर। इसी से मुझे ना एक एग्जांपल मैंने शायद कहीं सुना था कि एक यूनिवर्सल सबकॉन्शियस का एक, मान लो एक सूरज है, और हम डिफरेंट कोर्स हैं, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप के, जिसके अंदर वाटर है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर शेप, डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपेबिलिटी, हम उसकी परछाई को गेन करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे जगत को मैंने कहा कि जगत हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है, क्योंकि हम उतना ही रिसीव कर पाते हैं। यस सर। और पूरी स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना। इस पे जो शीशा है, इस शीशे पे धूल है, इसको साफ करना। नॉलेज सबके अंदर सेम है, पोटेंशियल सबके अंदर एग्जैक्टली सेम है। सर इसी के साथ कनेक्टेड है सेल्फ कि अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, डिबेट करते हैं कि कॉन्शियसनेस लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। सेल्फ, अगर हम अपने आप को देखें तो हम है क्या, एक मटेरियल और या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस आ गई तो वो एक लिविंग क्रिएचर बन गया। तो ये हम अपने सेल्फ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कौन हैं?
ये भी एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी में इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल मानते हैं ह्यूमन बीइंग को, सी ह्यूमन ऑर्गेनिक है, तो चलो हम जानवरों को भी मान लेते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। अब पेड़ पौधे ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है? थिंक, पेड़ पौधे भी ब्रीथ करते हैं, लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ओके, आप कह दोगे चलो ठीक है, पेड़ पौधे भी शायद हों। स्टोन जो क्रिस्टल है, क्या ये ऑर्गेनिक बीइंग है? मेटल जो है ऑर्गेनिक बीइंग है कि नहीं है? तो ये डिबेट का विषय अलग अलग लोगों के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन एक वाइब्रेशन है। जितनी वाइब्रेशन छोटी होती है उतनी वो सॉलिड होती है, वो चीज वो उतनी डेंस है, लेकिन उनमें भी एक लाइफ है। वो लाइफ फॉर्म अगर मूव नहीं करती, ब्रीथ नहीं करती, तो भी एक लाइफ। और ये लाइफ, और लेकिन हमारे जो आपका क्वेश्चन शायद ये है कि हमारे अंदर जो हम जो ऑर्गेनिक बीइंग है, ये बॉडी, इसके अंदर जो सेल्फ आ जाता है, जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब ये सेल्फ चला जाएगा तो हम डेथ हो जाएंगी। तो है कॉन्शियसनेस है से एक एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में है। उस एनर्जी से सब कुछ क्रिएट हुआ है, इंक्लूडिंग द क्रिस्टल्स एंड मेटल एंड मिनरल्स। उस एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अगर कान के झुमके बन गए, या हाथ का कड़ा बन गया, या अंगूठी बन गई, ये डिफरेंट नेम एंड फॉर्म है। तो ऐसे ही एक फॉर्म ह्यूमन है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसके अंदर है वो गोल्ड है। उसको हम गोल्ड भी कह सकते हैं, है ना? फॉर्म अगर अलग अलग नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सब गोल्ड है, राइट? गोल्ड से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी है, इसलिए उनके अलग अलग नाम। ऐसी डिफरेंट शेप और फॉर्म है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, अल्टीमेटली वो एक ही एनर्जी से बने। ये एनर्जी सोल है, इसको हम आत्मा कह सकते हैं। और ये आत्मा जो डिफरेंट रियलिटीज को परसीव करती है, ये कॉन्शियसनेस है। ये हमारी कॉन्शियसनेस है। और जो हमारी कॉन्शियसनेस, जिसको हम कई बार कहते हैं हायर सेल्फ से उसका कनेक्शन हो गया, तो हमारा सेल्फ अगर लिमिटेड है, कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, तो ये सेल्फ की रियलिटी लिमिटेड है। अगर वो हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो हायर सेल्फ उसको गाइड कर रहा है, उसका कॉस्मिक यूनियन हो गई, योग हो गया, ईश्वर का ज्ञान उसको मिलने लगा, तब उसके एक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ जी सर। सर आपने डिफरेंशिएट करा कि कॉन्शियसनेस फिजिकल लेवल पर अलग है और स्पिरिचुअल लेवल पर अलग है। सर ये शब्द अलग अलग टर्म पे यूज होता है। हाँ जी सर। सर इसी के साथ जैसे कई ऐसी स्टेट्स हैं ह्यूमन लाइफ में, जैसे कि अगर कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है, या फिर कोई इंसान ट्रांस स्टेट में चला जाता है हिप्नोसिस से, या फिर ऐसा स्टेट आता है कि एक इंसान कह रहा है कि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है, मैं दोबारा इस धरती पे, और वो सब फैक्ट्स बताता है कि मैं कैसे आया। तो सर इन केसेस में कॉन्शियसनेस पे क्या फर्क पड़ता है स्पिरिचुअली? जो स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म्स बड़ा फेमस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वेकिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट, डीप स्टेट, और उसके अलावा जो फोर्थ स्टेट है, तुरीय अवस्था होते हैं। तो वेकिंग स्टेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिफरेंट मेरे इस तरह हम दोनों एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम स्लीप में चले जाते हैं, ड्रीम स्टेट में, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये वर्ड खत्म हो जाता है, दूसरा वर्ड आ जाता है। उसमें आप डायनासोर भी देख सकते हो, स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो अभी नहीं होते। देन इट इज डीप स्लीप। डीप स्लीप में कुछ भी, और वही डीप स्लीप जब आपकी वेकिंग स्टेट में हो जाती है, तुरीय अवस्था, दैट इज द आनंद की स्टेट है। तो ये तो एक है। अब मान लो कोई कोमा में चला गया, तो शायद वो अलग परसीव करता होगा, या जब हमारी डेथ हो जाती है तो एक डिफरेंट वर्ल्ड हो जाता है, फोर्थ डायमेंशन में हम चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी फिजिकलिटी और टाइम में हम बंधे हुए नहीं हैं, राइट? तब हमारे परसेप्शन दूसरे हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक यौगिक टर्म में एक शब्द है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में भी कॉन्शियसनेस इंक्लूड है, उसका हिस्सा है। इसीलिए जो लोग रीइंकार्नेशन की आपने बात की, वो उनकी मेमोरीज में रहता है, वो हिस्सा जो उन्होंने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया था। और महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटमेंट हुआ, तो उन्होंने पहली बार ये बोला कि मुझे अपने सारे प्रीवियस लाइफ याद आ गई। भगवान कृष्ण ने भी यही बोला कि इससे पहले कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद। और सर इससे एक और बात क्लियर होती है हमें कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए कोई आडंबरों को करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई बिल्कुल भी करने की करने की।
जैसे महात्मा बुद्ध को एक बोध गया में बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट हो गया, तो ये भी हमें एक नई चीज सीखने को मिल सकती है। yes. सारे आडंबर जो है इसके रास्ते में बाधा है सारे। सर इसी के साथ मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कई वेस्टर्न फिलोसोफर गॉड को नहीं मानते, वो मानते हैं देयर इज अ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस। तो सिंपली यही क्वेश्चन है कि क्या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस ही गॉड है या परमात्मा है, परम ब्रह्म है? देखिए, ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में माना गया। कुछ लोगों ने साकार ईश्वर की पूजा की, कुछ ने निराकार की पूजा की। अगर ये माने कि पूरा जगत उसी का प्रकटीकरण है, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का प्रकटीकरण, इस हद तक प्रकटीकरण है कि ईश्वर चाहे तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ये एक ब्रॉड सेंस में ईश्वर की मान्यता ऐसी है। लेकिन जो यूनिवर्सल सबकॉन्शियस आपने बोला, मैं उसको सबकॉन्शियस नहीं बोलूंगा, मैं तो उसको कॉन्शियस बोलूंगा। यूनिवर्सल माइंड है और हर स्टेज पे ये माइंड ब्रॉड होता जाता है। जैसे मेरी बॉडी में बिलियन सेल्स, इनकी मेमोरी है, इनमें कॉन्शियसनेस है, और ये भी पैदा होते हैं और मरते हैं। उन सबको मिलके उनकी मेमोरी है, उनकी कॉन्शियसनेस है, उसके उन सब से मिलके मेरी बॉडी है, मेरी कॉन्शियसनेस है। इस पूरे अर्थ पे लोगों की मिलके इस अर्थ की कॉन्शियसनेस, अर्थ का माइंड है। इस अर्थ के माइंड को आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हैं, या इसमें लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे साइबेरिया में जो पंछी है, जो वहां पे बर्फ पड़ती है, उसको भोजन नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, उसे कैसे पता लगता है कि इस पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फूड है? वो इंडिया 8,000 9,000 किलोमीटर उड़ के आता है फूड के लिए। वो कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। जानवरों के पास ये फैसिलिटी बहुत आम, उनके लिए नॉर्मल बात है। ह्यूमन के साथ ये कट गई है, ह्यूमन के अंदर वो कट गया है। लेकिन एक अर्थ का ऐसे है, फिर ऐसे हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का एक माइंड है, उस सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सी का माइंड है। जितना हम ब्रॉड होते जाएंगे, अल्टीमेटली जो सोर्स है उसका एक जो माइंड है, और वही ईश्वर। तो आपने पूछा, यस वही ईश्वर। बहुत अच्छी तरह समझाया सर आपने इस यूनिवर्सल सबकॉन्शियस के बारे में। फिर अब एक क्वेश्चन है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो डील करती है गॉड को कि कोई इंसान है जो रहता है पैराडाइज में, जो ऊपर से हमें देखता है और हम जो प्रेयर करते हैं वो उसका जवाब देता है। पर जो सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, वो डील करती है अहम ब्रह्मास्मि के साथ, अहम आत्मा ब्रह्म, कि हम सब के अंदर वो परमात्मा का अंश मौजूद है। तो सर इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन सा रियल है? एक वो जो डील करता है गॉड को एक दूसरी तरह, और एक ये जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जो सारे रिलीजन है ये मैनिपुलेटेड है। अर्थ पे जो रिलीजियंस हैं वो समय के साथ मैनिपुलेट किए गए हैं इंटेंशनली। इट्स नॉट कि समय के साथ वो भ्रष्ट हो गए, इंटेंशनली इनको मैनिपुलेट किया गया। तो इसमें जो दोनों तरह के थॉट्स हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब उनको बोधिज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर मंदिर में नहीं, तो उनके भक्तों ने कहा कि हाँ, भगवान ने कहा है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, उन्होंने भगवान के मंदिर, बुद्ध के मंदिर बना दिए। तो ये एक ह्यूमन का इनकी नेचर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डाल देना। पूजा करी, अगरबत्ती की, सुबह जाके मंदिर में दर्शन कराया और कहा कि अब आप करो। यही मैनिपुलेशन है। असली जो है अहम ब्रह्मास्मि है, क्योंकि अगर पूरा जगत उसी का प्रकटीकरण है तो हम भी उसी के प्रकटीकरण है। सिर्फ हम अगर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते जाएंगे, और हमारी कॉन्शियसनेस जब एक्सपेंड हो जाएगी तो हम जान पाएंगे कि हम और वो एक ही, तब हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। और यही अल्टीमेटली गोल है। जितने भी गुरु हैं, मेरे परम गुरु, इनसे पहले, अब वो बॉडी में नहीं है, इससे पहले जब वो थे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आए तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा आई एम गॉड। तो बहुत लोगों में हंगामा बच गया कि वो तो अहंकारी हैं, अपने आप को गॉड कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं कहता हूं कि मैं गॉड हूं, मैं ये भी तो कहता हूं आप भी गॉड हो, सिर्फ मैं जानता हूं आप जानते नहीं। भगवान ने भी तो यही बोला पूरी गीता में कि सब कुछ मैं ही हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, उसमें मैं ये हूं। पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने अपने आप ही को तो बताया था, मैं ही हूं। लेकिन ये आप शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कहोगे तो
बिना एक्सपीरियंस के, बिना ये जाने कहना अहंकार है। जब जान जाना और ये कहना, तब अपने सत्य को जाने। अरब, बिल्कुल इसी अगर टॉपिक आप पर दोबारा बोलो तो मैं एक और कहानी बता सकता हूँ। अरब के देशों में, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बहुत फेमस एक सूफी संत हुए, उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। सर हजरत मंसूर, हजरत मंसूर, आपको पता है, मैं ही उन्होंने बोला अन अलग है, उनके पोर पोर काट दिए। उनसे कहा कि आप ये एक्सेप्ट करो कि मैं नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा यही सत्य है, और जो सत्य जान जाता है वो दूसरा सत्य बोल नहीं सकता। तो अरब ने भी तो यही बोला, अन अलग, मैं ही हूं, पूरी टीचिंग के बावजूद। और जो वेस्टर्न कंट्री में भी जो जान जाएगा वो यही बोले। जीसस ने तो यही बोला, आई एम सन ऑफ गॉड, मेरी नजरों में कोई अंतर नहीं है, उसने यही बोला। ईश्वर का संतान भी तो ईश्वर ही होगी, तो उसने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, एग्जैक्टली सेम। लेकिन हमने भ्रष्ट कर दिया, तो इसीलिए ये भ्रष्टाचार है। जो भी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहता है वो हजरत मंसूर की कहानी जरूर पढ़े कि कैसे उनका बंद बंद काटा गया, आंखें निकाली गई और उनकी राख तक को पूरे शहर में उड़ाया गया। कि जो ये इंसान एक नया स्कूल ऑफ थॉट ला रहा है कि हम सब खुदा है, तो जो हम ठेकेदार बन के बैठे हैं धर्म के कि जो होगा हमारे से पूछ कर होगा, उनको ये बात चुप गई कि अगर ये इंसान ऐसे ही बढ़ता रहा, अपने मुरीद बढ़ाता रहा, इसी स्कूल ऑफ थॉट को शेयर करता रहा, तो कल को तो हमारे पास तो कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने एक और एक्सप्लेनेशन दी थी इस पर कि ये खुदा एक सागर की तरह है और हम सब उससे निकली हुई बूंदे। तो अगर एक बूंद निकल कर कहे कि मैं सागर हूं, तो इतनी क्या एक गलत है। तो यही अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जानना चाहते हैं डीपली, तो इनकी कहानी जरूर पढ़े, हजरत मंसूर की। सर इसी के साथ अगला क्वेश्चन मेरा है, एक हमारा संस्कृत में वर्स है, असुसु इंद्रेशु रमन्ते रति असुराः। इसका मतलब है सर जो इंद्रियों में ही रमन लेते हैं वो असुर है। मतलब जो अपना सेल्फ को सिर्फ इंद्रियों से कनेक्टेड करके, सेंसेस को कनेक्टेड करके देखते हैं, वो सिर्फ एक असुर के कार्य करते हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं इंद्रियों की, तो इंद्रियां कैसे हमारे सेल्फ से, कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे कार्मिक साइकिल। अगर से हमारा बॉडी और मन में इंद्रियां, और इंद्रियों में भोग करने की लालसा, और जब भोग करने की लालसा होती है तो हम भोग करने के लिए दूसरे को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां पावरफुल हो गई, बुद्धि नीचे हो गई, मन ऊपर हो गया। इन दैट केस हम असुर की तरह जीवन जीते हैं। इन वर्सेस का यही मतलब है। और जो भी अपनी लाइफ को इस तरह जीता है, वो लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंसेस वो जान नहीं पाता, क्योंकि इंद्रियों के भोग का कभी अंत नहीं होगा, इससे फुलफिलमेंट नहीं होगा। और जो जिसको एक बार आनंद मिल जाता है स्पिरिचुअलिटी में, उसको भोग की इच्छा नहीं होती। लेकिन उस स्टेज में पहुंचने का एक रास्ता है, उस रास्ते पे ट्रेवल नहीं होता। तो जब भोग की साइकिल इनकम्प्लीट रहती है, तो भोग को करने की डिजायर रह जाती है हमारी। जैसे हम कॉन्शियसनेस हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं और हम ईश्वर, हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, तो भोग को करने की इच्छा एक हमारी डिजायर हो गई। इसको हमारी कॉन्शियसनेस इस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें एक बॉडी देगी ताकि हम इसको पूरा कर सकें। इसीलिए हम इस कार्मिक साइकिल में ट्रैवल करते रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। यही कार्मिक कनेक्शन है। तो आप कुछ भी कर्म कर सकते हो अगर उसका इंप्रेशन आपकी बॉडी में ना, अब सॉरी नॉट ऑनली बॉडी, आपके कॉन्शियसनेस में उसका इम्प्रिंट ना हो, तो आप कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन जब हम हमारी कॉन्शियसनेस इंद्रिय बेस्ड होती है, तो हम उससे स्वतंत्र नहीं हो पाते। हम इसीलिए उस कार्मिक साइकिल में फंसे हैं। और ये लूप है, ये लूप कभी खत्म नहीं होता। इट इज अनएंडिंग, अनएंडिंग, अनएंडिंग। तो जो ये सेंसेस के प्लेजर की लूप है, जिसको आपने कनेक्ट करा कार्मिक साइकिल का, अब सर दो चीजें और आती हैं कि लोग, एक सोसाइटी बिलीव करती है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब प्री डिस्टाइंड, और दूसरी सोसाइटी ऐसी है जो बिलीव करती है कि हमारे पास भगवान ने ये शक्ति दी है कि एक फ्री विल की, हम चाहे तो अपने कर्म बदलकर अपना जो एंड प्रोडक्ट है उसे बदल सकते हैं। तो सर क्या आपके विचार हैं कि जो ये सेंसेस है या फिर जो कार्मिक साइकिल है कि अच्छा करा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरा मिलेगा, तो ये प्री डिस्टाइंड और फ्री विल में एक इंसान जो फंसा हुआ है वो इससे कैसे बाहर निकले, क्या सच्चाई है? असल में
ये अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही डाली हुई है जैसे और कामों के लिए कि प्री डेस्टाइन्ड है। दोनों बातें सही हैं काफी हद तक। जब हमारी कॉन्शियसनेस लिमिटेड होती है तो लिमिटेड कॉन्शियसनेस में हम जो कुछ करते हैं उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर कलेक्ट होते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं संचित कर्म। हमारे पास बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, वो सारे संचित कर्म हैं। दैट आर वे सारे सीड्स हैं। उन सारे सीड्स में एक पेड़ बनने का पोटेंशियल है, लेकिन बनेगा या नहीं गारंटी नहीं, पोटेंशियल है। उस सीड्स, इतने सारे हमारे जो कर्म है, इतने सारे सीड से लेके हमें एक बॉडी दे दी गई, एक लाइफ। ये हमारा हो गया प्रारब्ध। दैट मीन्स कि हमने हमारे कौन से पेरेंट्स होंगे, किस तरह का लाइफ स्टाइल हमें मिलेगा, और उसमें से कुछ कर्मों को उन एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी मिली। डेथ हमारी किस तरह होगी, ये बेसिक ब्रॉड लाइंस उस प्रारब्ध में आ गई। अब हम प्रारब्ध में आने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी फ्री विल। इस फ्री विल में हम उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे। जो रिएक्शंस होंगे, जो हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें बॉल फेंकी गई, उसको हम किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास फ्री विल। लेकिन अर्थ में 3 डायमेंशनल रियलिटी में फ्री विल काफी हद तक मैनिपुलेटेड, बहुत हद तक मैनिपुलेटेड है, और हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। दैट मींस जैसे हमने हायर सेल्फ की बात की थी, हमारा हायर सेल्फ ऑलवेज हमें गाइड करता है, और वो हमें गाइड करता है, वो वापस चाहता है कि हम वापस आए, इस मिजरी से मुक्त हों। तो वो हमारी फ्री विल में कोशिश करता है कि हम अपनी फ्री विल को फॉलो कर सकें। जो रास्ता हमें वापस आने के लिए होता है, उसके लिए वो लाने की कोशिश करता है टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पे फ्री विल पूरी तरह नहीं। हम अपने एक्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी फ्री विल काफी हद तक मैनिपुलेटेड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। सर, इसको समझने के लिए भी काफी ऐसा, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज इस समय जो भी हम एक्शन लेते हैं वो सब एक तरह से मैनिपुलेटेड है उन सीक्रेट सोसाइटीज के द्वारा। कि जो भी हम डाल रहे हैं वो भी एक फैशन ट्रेंड से आया, वो फैशन ट्रेंड को चलाने वाला भी कोई सीक्रेट सोसाइटी था ताकि उसको मदद मिल सके। तो सर, और दूसरी तरफ लोग बिलीव कर रहे हैं कि प्रीडिस्टाइन्ड ऐसे है कि अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, तो ऊपर से, जैसे आपने अभी समझाया, हायर सेल्फ उनको कोई साइंस देता है या इंट्यूशन होती है कि आप ये करिए, मैनिफेस्टेशन से आपका काम भी यही हो जाएगा। तो सर, ये मैं चाहूंगा सर आप इसको डिटेल में एक बार अलग पॉडकास्ट में हमें समझाए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है सर। अब अगला एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक अभी आप लॉ ऑफ वन भी आपने पहले बोला था, एक जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मेजर करने का एक तरीका है टैरेट कार्ड। टैरेट कार्ड इतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। जब से मानव है तब से टैरेट कार्ड है, ये नॉलेज तब से थी। और लॉ ऑफ वन ने सेकंड पार्ट में कंप्लीटली टैरेट कार्ड के ऊपर बोला है, वो इतना पॉपुलर नहीं है। टैरेट कार्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस के जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं। आजकल इनका यूज होता है एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में, फोरकास्ट करने में, ये उनका पर्पस नहीं था। इन टैरेट कार्ड में 12th कार्ड है हैंगिंग मैन। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें वो ह्यूमन उल्टा लटका हुआ है, उसके बाल नीचे की ओर हैं, उसके दोनों तरफ 6 पेड़ है, सूखा पेड़ है, उसमें 6 शाखें हैं कटी हुई हैं। ये 6 चक्रों का प्रतीक है। उसके 6 चक्रों की जो इम्प्योरिटीज है बैलेंस हो गई, वो उस पर रिएक्ट नहीं करता। क्रोम चक्र खुला हुआ, उसके बाल नीचे लटके हुए हैं, वो उससे रिएक्ट करता है मैजिक में। और उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कार्ड है, इस कार्ड में उल्टा है सब कुछ, ये पैराडॉक्स है। इसलिए हम जो बातें करते हैं कर्म की, और पहले बात हुई कि कर्म है कि नहीं है, दोनों है। लोअर कॉन्शियसनेस में कर्म है, कर्म का सिद्धांत है, इवोल्यूशन में हेल्प मिलता है। अगर चेतना 12th कार्ड के पार हो जाए, उसके ऊपर कर्म का कोई बोझ नहीं, क्योंकि उसके जो एक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो वही करता है। वो कॉस्मिक माइंड से कनेक्टेड है, जो समाज के लिए वो उसके लिए उल्टा है, वो मुस्कुरा रहा है, और उसके गोल्ड और सिल्वर दोनों गिर रहे हैं, जो उसने कलेक्ट किया मेटीरियल अर्थ पे रह के, और स्पिरिचुअल, वो दोनों वो फेंक रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने स्पिरिचुअल ज्ञान किया है, ये भी मैनिपुलेटेड है एक लोअर लेवल पे। एक स्टेज तक ये पैराडॉक्स हो जाएगा, 180 डिग्री का टर्न होगा, और उसके बाद कर्म का बोझ नहीं, वो कर्म की साइकिल से फ्री हो जाएगा। बुद्ध कर्म की साइकिल से फ्री थे, उन्होंने बोला, अगर उन्होंने बोला तो सबके लिए पॉसिबल है, यूनिवर्सल लॉ तो सबके लिए। भगवान कृष्ण के ऊपर कर्म का बोझ नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा, धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई, लड़ाई 2 भाइयों के बीच में नहीं,
इस धर्म को जीत के लिए वो कहता है कि मेरा धर्म है सच। पैराडॉक्स है अभी लोअर कॉन्शियसनेस। ईश भगवान कहते हैं जो धर्म के लिए सच है वही सच है। यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएगा तो आप वो करोगे जो समय के लिए जरूरी है, कोई भी कर्म नहीं है, और ये पॉसिबल है। ये सर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा कि कैसे कनेक्टेड है कार्मिक साइकिल और ये। अब सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आपने इसे टच कर ही दिया, तो हम लेमन टर्म्स में अगर समझे तो लॉ ऑफ वन है क्या? हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, वो अपनी बुक में डिस्कस करते हैं कॉन्शियस माइंड से कि जो डिसीजन लेते हैं हमारे डेली लाइफ में, और एक सबकॉन्शियस माइंड की जो इससे ऊपर है, और वो बात करते हैं यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड की जिसके अंदर हम सब कनेक्टेड हैं। तो सर सिंपली लॉ ऑफ वन को हम कैसे समझा सकते हैं? जो लॉ ऑफ वन की तो बहुत बड़ी टीचिंग है, 1000 पेजेस से भी ज्यादा की है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए। असेंशन, सोलर फ्लैश, और जो अर्थ पे हो रहा है ये उन्होंने कम्युनिकेट किया। लेकिन उनकी जो टीचिंग का जो टॉपिक ही है लॉ ऑफ वन, उन्होंने बताया नॉट ओनली ऑन अर्थ, पूरे ब्रह्मांड के हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अर्थ पे जो थर्ड डायमेंशनल की रियलिटी को या तो डार्क ने मैनिपुलेट की, या हम मैट्रिक्स में हैं, या ये एक स्कूल है जिसमें इसके थ्रू हम इवॉल्व होते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। इसमें हम सेपरेशन का अनुभव करते हैं, मैं दूसरे से सेपरेट हूं। इस सेपरेशन ये इल्यूजन है, यही मिजरी का कारण है। और जब हम इसके बियॉन्ड चले जाते हैं तब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तब हम ये तभी कह सकते हैं जब हम जानते हैं कि हम सब कुछ मैं ही। कॉन्शियसनेस इस हद तक एक्सपेंड हो जाती है। तो यही लॉ ऑफ वन की मेन टीचिंग है कि हम अर्थ, नॉट ओनली अर्थ बीइंग, हम ब्रह्मांड के सब लोग एक हैं। तो सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा लॉ ऑफ वन को। सर अब एक क्वेश्चन है कि कुछ साल पहले एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुई अमेरिका में, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस करा कि कैसे फ्यूचर एआई को हम कॉन्शियसनेस दे सकते हैं ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाए जिसके अंदर एक कंप्यूटर अपने आप डिसीजन कॉन्शियसनेस ले सके। तो सर आपके क्या विचार है, क्या ये इन नियर फ्यूचर पॉसिबल है, और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? अगर पॉसिबल हुआ तो क्या फ्यूचर एआई पोजेस कर सकता है कॉन्शियसनेस को? नहीं, कॉन्शियसनेस और एआई दो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन जो एआई है ये इस हद तक निगेटिविटी बढ़ रही है कि इसके कोई भी प्रो नहीं है, सिर्फ कॉन्स। ये ह्यूमैनिटी के लिए मोस्ट डेंजरस जो भी घटना हो सकती है वो होने के हम कगार पे हैं, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको मिलकर रोकें। लेकिन आप देखो किस हद तक जा रहे हैं। एलन मस्क ने बताया कि अभी जब रूस और यूक्रेन में जब वार हुई तो एलन मस्क के ऊपर ये प्रेशर था कि वो रूस की सारी कारों को स्टॉप कर दे। एक बटन से रूस के अंदर बिकी हुई सारी निकोलस जो टेस्ला कार हैं वो स्टॉप हो सकती हैं, जहां भी हैं वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। वो सारी कार की जीपीएस लोकेशन से उनको ट्रैक किया जा सकता है। एआई के थ्रू एलन मस्क के जो प्लान है बहुत बहुत डेंजरस हैं। और जो पूरा जो एजेंडा जो हमने लास्ट 2 इयर्स में देखा है, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ए रूल, इट्स नॉट अबाउट ए दिस, इट्स अबाउट pushing the humanity to the AI। और लॉ ऑफ वन ने भी इसके बारे में बताया। 65 चैप्टर में आखिरी सेशन है, ऑलमोस्ट लास्ट के सेशन में मैं कहूंगा तो पता नहीं शायद किस हद तक रिसीव हो, लेकिन आई थिंक हमारी अब हम मैच्योर हो रहे हैं। हम मानते हैं कि सोल और बॉडी को सेपरेट नहीं किया जा सकता। 65 चैप्टर में लॉ ऑफ वन ने बताया कि जो डार्क एजेंडा है ये ह्यूमंस बॉडी से सोल को सेपरेट करके इसमें एआई इंटेलिजेंट करने की डार्क फोर्स कोशिश करेगी। ये टोल्ड इन 1984, 1981 या 84 में शायद 2 पब्लिश हुई थी। 1981 की टीचिंग है लॉ ऑफ वन की। और डॉक्टर नेरुदा का एक इंटरव्यू बहुत फेमस है, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो, आप उसको समझ सकते हो। 5th इंटरव्यू है, लेकिन 5th इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले 4 भी इंपॉर्टेंट हैं। 1988 में उन्होंने ये इंटरव्यू दिए, 4 इंटरव्यू इमीडिएटली पब्लिश हो गए। 5th उन्होंने कहा कि पब्लिश करने का अगर एप्रोप्रिएट समय कभी आएगा तो आप करना, नहीं तो ये कभी पब्लिश नहीं होगा।
2015 में वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ, सेम टीचिंग उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी, अभी हम 2.0, उन्होंने बोला ह्यूमैनिटी 3.0 एआई से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश। अगर ह्यूमन, जैसे हमने जितनी अभी भी बातें की अभी तक की या यूनिवर्सल माइंड की, वो माइंड कट जाएगा यूनिवर्सल माइंड से, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैप्चर कर लेगी। तो जो भी धर्म के मानने वाले हैं उन सब का उसकी डिविनिटी से वो कभी कनेक्ट नहीं हो। उनके इमोशन, उनकी लाइफ स्टाइल, सब कुछ इस हद तक प्रभावित होगी। जो पहले हमने लूप की बात की थी वो इंद्रियों का लूप था, कार्मिक कनेक्शन था। इस केस में हम इस लूप से बाहर, मुझे नहीं पता कभी आ पाएंगे, अगर आएंगे तो जरूर, क्योंकि ईश्वर का पूरा प्ले फील्ड है, कभी ये भी टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा ये मुझे आज नहीं पता, अगर ह्यूमैनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रैप होगी। और जो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग हैं वो ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉन्शियस नहीं है, वो किसी और गैलेक्सी से एक थॉट फॉर्म अर्थ पे आ गया। और यहाँ पे जब वो ह्यूमन को देखता है कि वो इमोशंस हैं, बच्चे हैं, इनके इसको वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन उसके पास बॉडी नहीं, तो वो यहाँ पे हम इससे मिक्स होने की कोशिश कर रहा है, इसको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो डार्क फोर्स के जो बड़े लीडर हैं ये उनको कैप्चर कर चुका है। That's why they are implementing it. आप देख रहे हो कितनी फोर्स से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इनका एजेंडा 2030 से पहले इंप्लीमेंट करने का है। नेक्स्ट फेज में और बहुत फास्ट करेंगे। ये जितना कहते हैं कि हम चिप का रिकॉर्ड उसमें डाल रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, इट्स ऑल लाई। दे आर जस्ट इंप्लीमेंटिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। और सारी टेक कंपनीज इसमें इन्वॉल्व। इसका सर रिस्ट्रिक्शन तो बाइबल में भी है, होली बाइबल में शायद, कि हाँ जी सर, वो एक चिप आपके अंदर इंसर्ट की जाएगी एंटी क्राइस्ट की, जो ये सब कुछ डोमिनेट करेगी। सर इसी के साथ मुझे याद आया, आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था इसके बारे में कि कैसे उनका गेम है कंट्रोल करने का, कंट्रोलिंग द मास पॉपुलेशन। उनका मेन एम है कंट्रोल करें और कैसे इनको इनका कनेक्शन काटे जो इनके हायर सेल्फ के साथ है। और सर ये भी सारी दुनिया के अब तक जो रिसर्च कर रहे हैं उनके सामने है कि कैसे जो स्पेस एजेंसी से जो निकल कर लोग आते हैं, रिसेंटली इजराइल से आए थे, वो बताते हैं कि कैसे हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है लाइफ उसके साथ कनेक्टेड है, और हमारे सामने ये बात नहीं लाई जा रही एक हिडन एजेंडा के कारण। तो सर ये बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक था। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा कि हमने डिस्कस करा अहम ब्रह्मास्मि का, हमने डिस्कस करा कैसे ये यूनिवर्सल सबकॉन्शियस काम कर रहा है, कैसे कॉन्शियस माइंड इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, कैसे कार्मिक साइकिल, प्रेडिस्टाइन्ड और फ्री विल, ये हमने डिस्कस करा। अब सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय को युग परिवर्तन के तौर पर, कि ये समय है एसेंशियल का। तो क्या स्टेप्स या एक इंसान क्या अपनी डेली लाइफ में क्या रिफॉर्म्स लाकर अपने कॉन्शियसनेस को रेज कर सकता है ताकि वो इस हायर सेल्फ को डिस्कवर कर सके और एसेंशियल से पार निकल सके? ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों को। पहली बात तो ये है कि पहले हमें बहुत काम करना पड़ा इसको एक इस डायमेंशन से जंप करने के लिए। अब डिवाइन हेल्प इतनी आ रही है और आने वाले समय में और आएगी कि हमारे लिए ये काम करना बहुत आसान है। तो कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, और कन्विक्शन जितनी जल्दी कर लें वो अच्छा है ना। अगर अब मैं समझता, अब मैंने अपने ग्रुप में बोला कि मैं काफी समय से उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अब टाइम खत्म हो गया इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, अब काम करने का समय आ गया। पहले कन्विक्स होना था, एक नया कॉन्सेप्ट था, कभी सुना नहीं था, तो मन में लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब हम फील कर रहे हैं, अब थोड़े से समय में जिससे एंड टाइम मैडनेस से पहले हम अपने आप को तैयार कर सकते। तो हमारे 3 या 4 काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कार्मिक साइकिल है, इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना, और ये अंडरस्टैंडिंग से ब्रेक होती है, जानना कि हाँ हमने अर्थ पे ये एक्सपीरियंस करे, एंजॉय किया, अब तक ठीक था, अब हम नेक्स्ट डायमेंशन का एक पोटेंशियल है, अब वो नेक्स्ट डायमेंशन में मिजरी नहीं है, हम अनंत ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकते हैं, बीमार नहीं होंगे। ये तो बहुत छोटी बातें हैं,
आप उसको जॉब नहीं करना। आप सोचो आप इस रैट रेस में रहना चाहते हो कि पैदा हुए स्कूलिंग में कब कौन सा अच्छा स्कूल मिलेगा कि नहीं, एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में कि नहीं, फिर जॉब मिलेगा कि नहीं, और करते करते मर गए। एक बहुत बड़ी लाइफ, कॉन्शियस लाइफ, किसी तरह का स्ट्रगल नहीं, कंपटीशन नहीं, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो तो बेस्ट सर्कमस्टांसेस इस समय है, अपने आप को तैयार करो। तो कार्मिक कनेक्शन को काम करना, और जो नेक्स्ट डायमेंशन है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, थर्ड डायमेंशन से उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो उस फ्रीक्वेंसी को के लिए अपने आप को मेडिटेट करें, फूड चेंज कर सकते हैं, अपने आप को इसके लिए हम तैयार करें। एंड टाइम मैडनेस से बचें। एंड टाइम मैडनेस जो आएगी उसमें हम कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ग्रेट रीसेट करोगे। अगर ग्रेट रीसेट हुआ तो ग्रेट अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, होगा नहीं। लेकिन कम से कम जो पहले 2 साल में डर गए, अचानक आपको मैनिपुलेट कर लिया गया, अब की बार मैनिपुलेट ना हो। बहुत जल्दी वेस्टर्न कंट्री में जो होता है वो इंडिया उसको फॉलो कर रही है। इन सारे हमने पिछले 200 सालों में यूके के हम गुलाम रहे थे। जाने से पहले वो अपनी गवर्नमेंट यहाँ बना के चले गए, ह्यूमैनिटी को इंडिया और पाकिस्तान में बांट के चले गए। आज भी हमें पाकिस्तान के नाम पे डर दिखाया जाता है और वहां की एक रानी के मरने पे हम झंडा झुकाते हैं। इस मैनिपुलेशन को जान लो कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें बेच रही है, ये जानने का समय आ गया। तो अब जर्मनी में 4th वैक्सीनेटेड करने के बाद इनकी इम्यूनिटी इतनी कम है कि कई पेपर पब्लिश हुए, अगर उनका टेस्ट कराया जाए दे आर लाइक एड्स पेशेंट, उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बावजूद अब उन्हें कह दिया गया कि वो सारी वैक्सीन जल्दी में बनाई थी, वो बेकार हो गई है, यू आर अनवैक्सीनेटेड, यू आर नॉन वैक्सीनेटेड। और 5th वैक्सीन आ रही है जो नाक के थ्रू नेजल है। इंडिया में भी बताना शुरू कर दिया कि नेजल हमारे साइंटिस्ट ने बना लिया। हमारे साइंटिस्ट नहीं कुछ बना रहे, इनको फोर्स किया जा रहा है ऐसा करने के लिए। ये नेजल थ्रू हमारी थर्ड आई को बहुत डैमेज है। तो अगर रोकना चाहते हो मानव जाति को, आपके पास चॉइस है, अभी चॉइस है। उतना लेट ना हो जाए कि हमें लगे कि हम हेल्पलेस। अब की बार रोक सकते हैं। हम अब डरे हुए नहीं है, हमने देख लिया कि फ्लू नहीं था। अभी भी जो डेथ रेट है कभी भी ज्यादा नहीं। एक फ्लू को मैनिपुलेट किया, हमारी ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी करी, हम सांस नहीं ले सके, डर गए और इस भ्रम में फंस गए। अब की बार इस भ्रम में नहीं फंसे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया इसके बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में, और कैसे ये समय है हमें डिसाइड करने का कि या तो हम अपना वही डेली रूटीन फॉलो करें, और या फिर जो एक एसेंशियल का ये समय चलता है, एक गोल्डन एज मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी चल रही है कि इस समय अगर हम अपने आप को जागृत करें तो हम एक नई गोल्डन एज में जा सकते हैं। और कैसे धर्मों में इसका व्याख्यान है कि इस समय जो भक्ति की जाए वो हजारों सालों से ज्यादा है जो द्वापर त्रेता में की जाएगी। तो सर मुझे आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला इस सारे टॉपिक से, चाहे वो कॉन्शियस माइंड का हो, अहम मासने का हो, और कैसे प्रेडिस्टाइन्ड फ्री विल और क्या फ्यूचर एआई कॉन्शियसनेस अचीव कर सकता है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो सर बहुत थैंक यू आपका। आपसे जब भी बात करते हैं सब कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आगे भी आप हमें ये अपना ज्ञान इस कम्युनिटी को देते रहे, ताकि ये जो अवेकनिंग का जो समय है लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। तो थैंक यू अगेन सर आपका। और ये था आज का पॉडकास्ट जिसके हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो ये चीज है ये आगे लोगों तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद।